नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये है अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें हम देखने वाले हैं भू आकृतियों के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे पर्वतों के बारे में, और अब जो है आज के लेक्चर में हम देखेंगे विश्व के अलग अलग जो पठार हैं उनके बारे में। ठीक है, और बड़ा ही ढूंढ ढांड के में देखिए कोई सी NCERT, यूपी PCS का यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, कहीं से भी मैं ढूंढ के लिए आपके लेके आया हूँ और उसमें बड़े अच्छे से तरीके से समझा रखा है। और ये लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है, अगर आपने अपने हथियार अपने पास नहीं रख रखे हैं तो पहले जाइए और अपना हथियार लेके आइए, उसको लॉक एंड लोड कीजिए और उसके बाद जो है लेक्चर शुरू कीजिए। हथियार से मेरा मतलब है एटलस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं जो जो लोकेशन आज आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होगी, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जब मैं आपको वो बताऊंगा तो आपके सामने एटलस खुला होना चाहिए और उसमें वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछले आप 1-2 साल के, ज़्यादा नहीं तो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए देखिए, ये वाली चीज़ें हम कल पहले देख चुके हैं, है ना, इन चीज़ों के बारे में। वैसे मैं आपको ये जूम करके एक बार दिखाता हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर आपको समझने के लिए। पर्वत देखिए, हमने बताया था आपको पर्वत जो है अपने आसपास के भूभाग से ऊपर उठा हुआ होता है, वो पर्वत होता है। और फिर पठार जो होता है उसके बारे में आज हम देखने वाले ही हैं। उस प्रकार से झीलें यहाँ पर दे रखी है, नदियाँ हैं, ये डेल्टा होता है। डेल्टा मतलब नदियाँ जहाँ आके समुद्र में मिलती है ना, तो वो डेल्टा बनाती है, वो डेल्टा है। ये नदी का मुहाना है। वितरिका मतलब एक नदी में से अगर दूसरी नदी निकल जाए तो वो वितरिका है, और आके इसमें दूसरी नदी मिल जाए तो वो सहायक नदी होती है। ये प्रायद्वीप का मतलब होता है जो भूभाग 3 ओर से पानी से घिरा वो प्रायद्वीप होता है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्थल संधि। UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि स्थल संधि और जल संधि के बीच अंतर बताइए। तो स्थल संधि होती है कि 2 स्थलों को जोड़ने वाला एक संकरा भूभाग, है ना। देखिए यहाँ पर ये वाले क्षेत्र को और ये वाले क्षेत्र को, प्रायद्वीप वाले क्षेत्र को जोड़ने वाला ये जो एक संकरा सा भाग दिख रहा है, ये है स्थल संधि, है ना। और फिर एक होता है जल संधि। जल संधि होता है 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक नैरो पैसेज जो होता है ना, एक संकरा क्षेत्र, उसे कहते हैं जल संधि। देखिए ये वाला जल क्षेत्र और ये वाला जल क्षेत्र को ये वाला एक संकरा सा क्षेत्र जोड़ रहा है ना, तो ये हो गया जल संधि। समझ में आ रहा है आपको। ये यहाँ पर मैदान दे रखा है, ये सहायक नदी दे रखा है, क्योंकि ये मुख्य नदी है, इसमें नदी आके मिल रही है तो ये सहायक नदी हो जाती है। ये थोड़ी है, ये पहाड़ियाँ हैं। पर्वत श्रृंखला मतलब एक जैसी पर्वत श्रृंखला बहुत सारी बनी हुई है, इसका मतलब ये है पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें समझानी थी मैंने आपको समझा दी। देखिए जल संधि, स्थल संधि, प्रायद्वीप क्या होता है ना, वितरिका क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। चलें आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, पीछे आ जाइए एक बार। यहाँ पर दे रखा है ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो भी पृथ्वी पर स्थल रूप बनते हैं वो कौन से होते हैं। एक तो होता है आपके आंतरिक प्रक्रिया के कारण बनते हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, कई स्थानों पर तो पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है तो कहीं कहीं धंस जाती है। मैंने बताया था कल भी आपको, ठीक है। और दूसरी प्रक्रिया होती है बाह्य प्रक्रिया। एक होगी आंतरिक प्रक्रिया, मतलब पृथ्वी के अंदर जो हो रहा है, और एक होती है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया मतलब पृथ्वी के ऊपर जो सतह पर जो चीज़ें होने वाली जो घटनाएं हैं वो होती है बाह्य प्रक्रिया। उसकी वजह से भी कुछ स्थल रूप जो उनका निर्माण होता है। जैसे कोई चीज़ है वो टूट गई है, फूट गई है, उनका हम देखेंगे। जैसे पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को हम कहते हैं अपरदन। अपरदन क्या होता है, पृथ्वी की चीज़ जो है, पृथ्वी पर कोई चट्टान है वो टूट गई, है ना, उसे कहते हैं, वो टूटकर घिस गई, उसे कहते हैं अपरदन। एक होता है अपक्षय। 2 चीज़ें देखिए, अपक्षय होता है कोई चीज़ जो है अपनी जगह पर ही टूट जाती है, उसे कहते हैं अपक्षय होना। जैसे मान लो ये एक चट्टान है ना, ये यहाँ से टूट गई अपनी जगह पर, ये अपक्षय हो गई। ये क्या घटनाएं होती है ये भी हम पढ़ेंगे, हम जब ये स्थलाकृतियों वाला हम चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद में। अपरदन होता है कि मान लो पानी यहाँ से आया, हवा यहाँ से आई, उसकी वजह से ये टूट के इधर इधर बह गया, वो होता है अपरदन, यानी इसका कटाव हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक दिया है, अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। निक्षेपण क्या होता है, यहाँ से अपरदन हुआ और यहाँ से आके ये जमा हो गया यहाँ पर, तो वो होता है निक्षेपण।
है ना, यहाँ आके कोई चीज़ जम गई नीचे, वो हो गया निक्षेपण, है ना। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। जो अपर्दन और निक्षेपण है वो किसके द्वारा हो सकती है? जल के द्वारा हो सकती है, वायु के द्वारा हो सकती है और बर्फ के द्वारा हो सकती है। और विभिन्न स्थल रूपों की ऊंचाई, उनके ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत उनको किया जा सकता है। पर्वत जो है मैंने कल आपको बता दिया था, ये वलित पर्वत देखिए किस प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया ये वलित पर्वत का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है ना। पर्वत क्या होता है? पर्वत की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, पर्वत का शिखर छोटा होता है तथा उसका आधार चौड़ा होता है ना। मैं एक बार स्क्रीन साफ कर लूँ, यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ मैं स्क्रीन। उसका आधार क्या होता है? चौड़ा होता है और उसका शिखर जो है छोटा होता है। देखिए अगर उसका शिखर जो है वो भी चौड़ा हुआ तो वो पर्वत नहीं, वो पठार हो जाता है, भले उसकी ऊंचाई पर्वत के जितनी ही हो, है ना। हाँ, और अपने आसपास के क्षेत्र से ये ऊंचा होता है और कुछ ये पहाड़ जो है बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी ठंडी होती जाती है, ठीक है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है और उन बर्फ़ की नदियों को क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं ना। ग्लेशियर जो होता है ना, वही मतलब बर्फ़ की नदियाँ ही होती है एक तरीके की वो, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर भी हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। जब मैंने आपको बताया था सागर जो है उसके अंदर के अधस्थल किस प्रकार से उसकी बनावट होती है, मैंने दिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि अंदर सागर के नीचे महासागरों में गर्त भी होते हैं और पहाड़ भी होते हैं ना। तो वो अगर उनमें भी पहाड़ होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर ठंडी जलवायु होती है, वहाँ पर खाना पीना उगाना भी उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, इसलिए कृषि योग्य वो नहीं होता। अब यहाँ पर आप कोई कृषि कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, और कृषि योग्य भूमि की वहाँ पर कमी होती है। और पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। मान लो ये पर्वत है, ये पूरा इस प्रकार से ये पूरा पर्वत जा, तो ये पर्वत श्रृंखला होती है ना। और मान लो अकेला ही पर्वत बना हुआ ऐसे, तो ये हो गया, ये पर्वत हो गया अकेला, है ना। और ये अगर इस प्रकार से जाए जा रहा आगे आगे तो ये पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक है। ये पर्वतों के बारे में वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद में हम देख लेते हैं बहुत से पर्वत जो है समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में भी होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे हिमालय का मैंने आपको उदाहरण देके बताया था, चित्र दिखाया था। आल्प्स का मैंने चित्र दिखाया था। एंडीज जो है वो एक याद रखना, एंडीज कहाँ है, रॉकीज कहाँ है ना। एंडीज वगैरह मैंने आपको बताया, एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में था, है ना, ठीक है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नताएं हमेशा होती है और पर्वत होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है वलित पर्वत, एक होता है ब्रह्मोत्थ पर्वत, एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, है ना। देखिए वलित पर्वत तो फॉल्ट माउंटेन मैंने बताया था। ये ब्रह्मोत्थ पर्वत है, इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, है ना। ब्लॉक पर्वत मैंने कल आपको बताया था, वही है ब्रह्मोत्थ पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत मतलब वही ओशन और कॉन्टिनेंटल वाली सीमा से बना हुआ जो पर्वत होता है वो क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत होता है। जैसे एंडीज, रॉकीज हो गया, ज्वालामुखी पर्वत के ही उदाहरण हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए ये द्रोणिका भ्रंश नीचे जो था, ऊपर वाला उत्खंड भ्रंश, ये ऊपर वाला जो है यही ब्लॉक पर्वत होता है। ये हो जाती है भ्रंश, यानी घाटी हो जाती है, पूरी रिफ्ट वैली हो जाती है ना। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं की वजह से बनते हैं। जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है और जापान का फ्यूजियामा है, वो किससे वो क्या है? वो उदाहरण है किसके? ज्वालामुखी पर्वत के। और ये ब्रह्मोत्थ पर्वत है वो एक दूसरे ऊपर उठे वाले इस प्रकार से बने होते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। इसके उदाहरण क्या है? यूरोप की राइन घाटी का मतलब ब्लैक फॉरेस्ट मैंने आपको उदाहरण दिया था, ठीक है, जर्मनी का। और वॉसजेस पर्वत जो है वो भी उसके उदाहरण हैं, है ना। मैंने आपको कल उदाहरण देके बताया था। वॉसजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, पाकिस्तान का सोल्ट रेंज, ये क्या है? सब ब्लॉक माउंटेन या ब्रह्मोत्थ ये पर्वत है, उसके उदाहरण हैं। और ये पर्वत हमारे लिए बहुत सारे लाभदायक होते हैं। पर्वत हमारे लिए लाभदायक क्यों होते हैं? क्योंकि पर्वतों ये पर क्या होते हैं? हिमानी बनी होती है, ग्लेशियर होते हैं, वो जल के भंडार होते हैं और बहुत सी नदियों के स्रोत होते हैं। कौन? पर्वत। बहुत सारी नदियाँ जो है वो पर्वतों से ही निकलती है। जैसे भारत की भी नदियाँ अगर आप देखोगे तो कहाँ से निकलती है? पर्वतों से ही निकलती है। गंगा यमुना कहाँ से निकलती है? पर्वतों से निकलती है, ठीक है। फिर ये यहाँ तक ये जो जलाशयों का जो जल होता है उनके वो लोगों तक पहुँचाया जाता है। और पर्वतों का जो जल होता है उसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है, पनबिजली, है ना, वो बनाने में किया जाता है, ठीक है। और नदी घाटियाँ बनाई जाती है और वहाँ पर क्या होता है? वेदिकाएँ कृषि होती है ना, यानी इस प्रकार से कृषि होती है पूरी, है ना। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है, सीढ़ीदार कृषि वहाँ पर की जा सकती है थोड़ी पहाड़ों में। और अलग अलग प्रकार की वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती है पहाड़ों में, ऐसे दुर्लभ वनस्पतियाँ
पाई जाती है जो औषधीय होती है। फिर वन होते हैं, वहाँ से हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, इस प्रकार की चीज़ें हमें प्राप्त होती है। फिर सैलानियों के लिए भी वो पर्वतीय भाग उपयुक्त होते हैं, यानी हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, वहाँ पर घूमने में तो जाते हैं हम लोग, हाँ, तो इसके लिए भी पर्वत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भी वहाँ पर लोग जाते हैं। और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के खेल जो है एडवेंचरस गेम जो होते हैं वो भी वहाँ पर आयोजित करवाए जा सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया। समझ में आ रहा है? अगर पर्वतों के आपसे कोई वैसे मेरे हिसाब से इतना इजी क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी नहीं, मगर फिर भी अगर पूछ ले तो पर्वतों के जो है लाभ क्या है तो उदाहरण दे दे के आप समझा सकते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, है ना, ये पर्वतों पर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिए पर्वतों के बारे में और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे आज पठार के बारे में। ठीक है, पठार क्या होता है? एक पठार जो है वो उठी हुई सपाट भूमि होती है, वही आसपास के क्षेत्रों से ये अधिक उठा हुआ भाग होता है और इसका ऊपरी भाग जो मेज के समान सपाट होता है। देखिए यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये यहाँ से अपने क्षेत्र से ही उठा हुआ है, मेज के आकार का होता है ऊपर से, मतलब इस प्रकार का होता है ना। ये मतलब ये यहाँ से अगर वो है, एक मिनट में आपको समझा दूँ, ये अपनी भूमि खंड है, इस प्रकार का होता है, तो मेज के आकार का होता है ऊपर से, है ना। और पर्वत क्या होगा? पर्वत होगा इस प्रकार से बना हुआ, उसका ऊपरी जो भाग है वो थोड़ा कम उसका आधार तल से कम चौड़ा वो होता है। ठीक है, और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, है ना। तो कोई एक ढाल इसका ऐसा हो सकता है कि हाँ ये ढाल यहाँ पर एकदम खड़ा हो, जैसे इस पठार का देखिए आप, एक भाग जो वो खड़ा हुआ है, दूसरा भाग वो सीधा हो सकता है, सही हो सकता है एकदम, है ना। ठीक है, ये पठार जो है वो कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक भी ऊंचे हो सकते हैं और पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत में अगर दक्कन का पठार देखा जाए तो वो पुराने पठारों में एक है, और केन्या, तंजानिया और युगांडा के पूर्वी पठार है ना, और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है, इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो केन्या में एक पठार है, तंजानिया में पठार है, युगांडा का पठार है ना, पूर्वी अफ्रीकी पठार जो है वो, और ऑस्ट्रेलिया का पठार का पश्चिमी पठार जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है वो इस प्रकार के उदाहरण है। किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। फिर इस प्रकार के उदाहरण हैं पठारों के, एग्जाम्पल आपको देने हो तो। फिर तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से देखा जाए तो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक उसकी ऊंचाई है। अब आप कहोगे कि सर कल तो आप बता रहे थे कि 2000 से ऊपर जो होता है वो पर्वत होता है। तो देखिए, पर्वत मतलब जिसकी सीधी खड़ी ढाल होती है वो पर्वत, और जिसकी मेज के समान आकृति हो और अपने आसपास के भूखंड से वो ऊपर उठा हुआ वो होता है पठार, है ना। तो जो तिब्बत का पठार है वो इस प्रकार से मेज की आकृति में बना हुआ, इसलिए वो पठार है। और पठार जो है वो बहुत उपयोगी होते हैं हम लोगों के लिए। क्यों? पठारों से बहुत प्रकार के खनिज मिलते हैं, है ना। जैसे हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से पठार है, अभी एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा उसमें क्या क्या मिलता है ना। पठार क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो वहाँ से हमें खनिज मिलते हैं बहुत मात्रा में, है ना। दुनिया के और बहुत सारे पठार है, मैं बताऊँगा आपको कौन से पठार से क्या क्या मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से खनन क्षेत्र जो है बहुत सारे पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार जो है वो सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार, कटंगा का पठार है अफ्रीका में, बताऊंगा कहाँ पर है। वो सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर कोयला, लोहा, मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से खनिजों के लिए भी जो पठार है वो उपयोगी है। और पठारों से भी नदियाँ निकलती है, जैसे तिब्बत के पठार जो है वहाँ से तो बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, है ना। जैसे अगर देखा जाए अपनी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, जब नदियाँ पढ़ेंगे तो और बता दूंगा, पर कान में आपका पड़ा होना चाहिए ताकि उस वक्त आपको आसानी रहे समझ में। सिंधु, सतलज, है ना, इरावदी नदी कहाँ से निकलती है? वहीं से निकलती है, तिब्बत के पठार से ही। सेल्विन रिवर है, ये सेल्विन और इरावदी म्यांमार की नदियाँ हैं, है ना, तिब्बत के पठार से निकलते हैं। फिर अपनी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से? तिब्बत के पठार से ही निकलती है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत प्रकार की नदियाँ भी मिलती है। और पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात भी बने होते हैं बहुत सारे। जलप्रपात का मतलब समझते हैं, झरने टाइप के बने होते हैं। वो झरने देखिए वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता भी उनसे बढ़ती है, वहाँ पर लोग देखने भी जाते हैं। जैसे जोग फॉल है ना वो। और यहाँ पर नदियाँ ऊंचाई से गिरती है, इसलिए जैसे भारत का छोटा नागपुर का पठार है ना, वहाँ पर स्वर्ण रेखा नाम की एक नदी निकलती है। उस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात बनाया जाता है। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात बनाता है। श्रावती नदी है कर्नाटक में,
श्रावती नदी पर जो जलप्रपात है ना, वो जब ये नदियाँ पढ़ेंगे ना तब एक एक के बारे में देखेंगे कि कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है ना, ये सब देखेंगे। ठीक है, फिर ये जो पठार होता है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसकी वजह से भी जो है वो भी उपयोगी होती है फसलों के लिए। जैसे अपना दक्कन का पठार है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर कपास वगैरह की खेती वहाँ पर अच्छी हो जाती है, उपजाऊ खेती वो होती है। फिर जो पठार होते हैं वो भी रमणीय स्थल होते हैं जहाँ पर पर्यटक भी आते जाते हैं, है ना। इस प्रकार से पठार भी जो है वो अपने लिए महत्वपूर्ण हैं। ये मैदान जो है ना ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में, है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार विश्व के अलग अलग जो पठार हैं उनके बारे में, भारत का जो पठार है उनके बारे में, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, छोटा मोटा हम देख लेते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, देखिए प्री में जो है पूछने की ऐसे ट्रेंड्स रहे हैं, और ख़ास तौर से अफ्रीका के जो पठार वगैरह, वहाँ की नदियाँ वगैरह, वहाँ के पर्वत वगैरह, इनसे तो यूपीएससी को प्रेम नहीं ऑब्सेशन है एक तरीके का, पूछती है। सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड का जो मैप है उससे परिचित करा दूं। देखिए ये है अपना उत्तरी अमेरिका पूरा, ये है अपना दक्षिणी अमेरिका, ये अपना यूरोप है यहाँ तक, है ना। ये अपना पूरा एशिया है, ये यहाँ से लेकर 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 अपना एशिया है, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ एशिया, ये अपना अफ्रीका है ना। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है ना। देख लिया, मोटा मोटा समझ लिया आपने। अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक, हम चलते आगे बढ़ते चलते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर है। सबसे पहले ये है उत्तरी अमेरिका, है ना। उत्तरी अमेरिका मतलब ये वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले क्षेत्र की, समझ रहे बात। ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो क्षेत्र है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब समझ गए बात। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो उत्तरी अमेरिका में हम देख लेते हैं कौन कौन से पठार यहाँ पर पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसे, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमने देखा था ये रॉकीज पूरी श्रेणी है यहाँ पर बनी हुई, है ना। पूरा ये जो है यहाँ पर रॉकीज, जो एंडीज रॉकीज में आपको श्रेणियाँ पढ़ाया था, तब यहाँ पर आपको अगर आपके पास देखिए जो एटलस तो होगा ही, वहाँ पर देखिए यहाँ है एक तो कोलंबिया का पठार दिख रहा है यहाँ पर, ये कोलंबिया का पठार है यहाँ पर, है ना। और ये है कोलोराडो का पठार। तो कोलंबिया और कोलोराडो का पठार कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और कहाँ पर? तो ये है अमेरिका देश में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये फेमस है दुनिया में। और ये जो अपना कोलोराडो पठार है ना, इस कोलोराडो पठार में एक नदी बहती है, कोलोराडो रिवर, है ना। कोलोराडो रिवर देखिए, आपको ये दिख रही होगी यहाँ पर। तो कोलोराडो रिवर बहती है यहाँ पर, और ये कोलंबिया का पठार है, यहाँ पर बहती है एक स्नेक रिवर, है ना। तो इसे स्नेक रिवर, कोलोराडो का पठार भी इन्हें कहा जाता है। तो ये जो अपनी यहाँ पर बह रही है कोलोराडो रिवर, उस कोलोराडो रिवर जो, ये कोलोराडो जो रिवर है, एक कैनियन बनाती है जिसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन, है ना। तो वो ग्रैंड कैनियन जो है, उसकी मैं आपको एक बार चित्र दिखा देता हूँ। देखिए ये है ग्रैंड कैनियन, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा हल्का सा। ग्रैंड कैनियन जो है ना, उसका चित्र दिखा देता हूँ कि ग्रैंड कैनियन क्या होता है। ये है ग्रैंड कैनियन, कितना खूबसूरत है, यहाँ देखने आते हैं बहुत लोग। ये जो है कोलोराडो रिवर है, ये कोलोराडो रिवर इस पठार को काटती हुई जा रही है यहाँ से, और इस प्रकार से ये कैनियन बना रही है ना। कैनियन क्या होता है, गोर्ज क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ये भी आगे वाले चैप्टर्स जो आने वाले हैं उनमें, है ना। अभी के लिए आप समझ लो कि अगर कोई नदी है वो अगर वी आकार की घाटी बना के जाती है तो इसे कहते हैं गोर्ज, और अगर खड़ी ढाल वाली ऐसे बना के जाती है तो उसे कहते हैं कैनियन, है ना। तो ये कैनियन है, इसको, ये कोलोराडो नदी का कैनियन, इसको याद रखना है। तो कैनियन, ग्रैंड कैनियन कौन बनाती है? तो कोलोराडो नदी बनाती है, और वो कोलोराडो के पठार से होकर गुजरती है। एक यहाँ पर स्नेक रिवर है जो कोलंबिया के पठार से होकर गुजरती है। ये दो चीज़ आपको याद रख लेनी है। मैं एक बार इसको वापस से जूम कर लूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ें यहाँ समझाने लायक आपको। ये है मैक्सिको का पठार यहाँ पर, है ना। ये मैक्सिको में पड़ता है, मैक्सिको का पठार यहाँ पर है। एक ओजार्क का पठार है यहाँ पर देखिए, है ना। ये एडवर्ड्स का पठार है। ये पठार कहाँ पर है? एडवर्ड्स ओजार्क का पठार। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, याद रखना आपको। और ये वैसे अमेरिका में है ओजार्क का पठार, तो एडवर्ड का पठार भी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
फिर यहाँ पर आपको एक अपलेशियन माउंटेन श्रृंखला, ये जो दिख रही है यहाँ पर, ये अपलेशियन माउंटेन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर और बहुत प्रकार से ग्रेट लेक्स इन्हें कहते हैं, है ना। ये मिसिसिपी मिसौरी नदी यहाँ पर निकलती है, देखिए ये मिसिसिपी नदी है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखिए सुपीरियर है, मिशिगन लेक है, लेक ह्यूरोन है, लेक ईरी है, लेक ओंटारियो है ना। नियाग्रा जलप्रपात यहाँ पर है, देखिए, है ना। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको हल्के हल्के याद रखनी है। वैसे जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा ना, हर एक महाद्वीप में आपको फिर से पढ़ाऊँगा, तब आपको और भी अच्छे से मैं समझाऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है। अभी आप पठार समझ लीजिए, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, है ना, मेक्सिको का पठार, ओजार्क का पठार और एडवर्ड्स का पठार कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, समझ गए आप, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका के पठार। अब मैं आ रहा हूँ दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका मतलब समझाऊँ, बताऊँ कहाँ दक्षिणी अमेरिका वर्ल्ड के मैप में, ये जो है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये है दक्षिणी अमेरिका, है ना। चलें आगे, वो ग्रैंड कैनियन था। दक्षिणी अमेरिका में आ जाते हैं। सॉरी, देखिए मैं यहाँ पर जूम कर दूँ। सबसे पहले ये जो है पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये जो बनी हुई है, जो आपको दिख रही है ना, ये गहरे कलर में, ये है पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये आपको वैसे मैंने बताया भी हुआ है मैप में। तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर है एक बोलीविया का पठार, आपको दिख रहा होगा, ये जो है बोलीविया का पठार दिख रहा है। ये बोलीविया का पठार कहाँ है, बोलीविया का पठार है दक्षिणी अमेरिका में। ये है मोंटो ग्रासो का पठार, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर समझ लीजिए, मोंटो ग्रासो का पठार है। और यहाँ पर और आपके लिए जानने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर आपके लिए जानने वाली चीज़ ये है, एक तो यहाँ पर ये पंपास है ना, घास का मैदान है, ये कंपास है। और यहाँ पर सिल्वास के ये घास का मैदान ही है ये पूरे। यहाँ पर ये जो है ना, ये है अमेजोन रिवर का ये मैदान है ये पूरा, है ना। ये गुयाना उच्च भूमि यहाँ पर दिख रही है ना। ये कंपास हो गया, समझ गए आप। इतना आप समझ लें यहाँ पर, है ना। मेन चीज़ तो आप ये है, यहाँ पर टिटिका का झील है ना, बोलीविया और पेरू, दो देशों के बीच में है। दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल ये झील है यहाँ पर, ये लेक टिटिका का। ये बोलीविया है इधर देश, और यहाँ है पेरू देश, वहाँ पर है ये लेक टिटिका का, है ना। चलें आगे। तो ये हमने देख लिया दक्षिण अमेरिका के पठार। दक्षिण अमेरिका के पठार में क्या हो गया, मोंटो ग्रासो का पठार और बोलीविया का पठार, ठीक है। चलें आगे। अब आगे चलते हैं हम अफ्रीका के पठार। अफ्रीका का पठार मतलब अफ्रीका कौन सा है, अफ्रीका चलो मैप में बताता हूँ। ये अफ्रीका है, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका के पठार में चलते हैं। ये आ गया अफ्रीका अपना, है ना। अफ्रीका के पठार में अफ्रीका में मैं आपको देखने वाली चीज़ें बता दूं कुछ। तो देखिए, यहाँ पर है एटलस पर्वत श्रृंखला, है ना। और यहाँ पर आपको दिख रही होगी इथियोपियन उच्च भूमि, इथियोपियन हाईलैंड्स है ये है यहाँ पर इथियोपियन उच्च भूमि, इथियोपिया में, है ना। ये सोमाली प्रायद्वीप है। यहाँ पर अपना है विक्टोरिया झील, जहाँ से नील नदी निकलती है। और यहाँ है इथियोपियन उच्च भूमि, यहाँ से भी नील नदी की एक शाखा निकलती है ना। ब्लू नाइल यहाँ से निकलती है, यहाँ से वाइट नाइल निकलती है, फिर ये दोनों जाके मिलती है, तब जाके नील नदी का निर्माण होता है। समझ रहे हैं आप बात। और ये माउंट मेरापी है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, माउंट किलिमंजारो, देखिए ये तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, है ना। एक भूमध्य रेखा के एकदम पास है, फिर भी यहाँ पर बर्फ़ जमती है माउंट किलिमंजारो में भी। ये बहुत ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ये आपको पता लग गया यहाँ पर। फिर मैं आपको नीचे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ आइए, यहाँ पर आप आइए, कटंगा का पठार, है ना, और बी का पठार। ये दो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये यहाँ पर नाबीब का मरुस्थल, है ना, और कालाहारी मरुस्थल ये रहा यहाँ पर, ठीक है, समझ गए आप।
यहाँ पर मुझे बताने वाली चीज़ें हैं आपके लिए ये। अब आप आ जाइए सीधा सीधा कहाँ पर, कटंगा के पठार पर आ जाइए। ये कटंगा का पठार, कटंगा का पठार कहाँ है, अफ्रीका में। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये इस देश का नाम है, उस देश में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो एक देश का नाम अगर कोई ले तो मुख्य उसी देश में है, परंतु एक देश में कोई ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हुआ नहीं करती हैं। तो आप समझ लीजिए एक बार, ये अफ्रीका में कटंगा का पठार है। और ये कटंगा का पठार जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सोना निकलता है, यहाँ से हीरे निकलते हैं, है ना, यहाँ से कोबाल्ट प्राप्त होता है ना, यहाँ से बहुत सारे और मिनरल्स प्राप्त होते हैं कटंगा के पठार से। तो कटंगा का पठार कहाँ है, कटंगा का पठार है अफ्रीका महाद्वीप में, पूछा जा सकता है ना। ये यहाँ है जोस का पठार एक, ये देखिए जोस का पठार, ये अफ्रीका में ही है जोस का पठार, समझे आप बात। ये है जोस का पठार, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल। ये यहाँ पर लीबिया देश है तो लीबिया का मरुस्थल, ये नूबियन मरुस्थल है, ये पूर्वी मरुस्थल है ना। ये लाल सागर है अपना है, ये अदन की खाड़ी है, समझ रहे हैं आप। छोटा छोटा अभी मैं आपको बताता चलूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ कौन सा देश कहाँ पर है। अब ये जो कटंगा का पठार है, इसके बारे में मुझे आपको दो चीज़ और बतानी है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कटंगा के पठार से दो नदियाँ निकलती है। एक नदी जो है वो आती है इधर आके गिरती है अपनी हिंद महासागर में आके गिरती है। एक नदी जिसका नाम है जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी जो है कटंगा के पठार से निकलती है और आके कहाँ गिरती है, ये आती है हिंद महासागर में आके गिरती है। और एक यहाँ से नदी निकलती है कटंगा के पठार से, कांगो रिवर, वो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके यहाँ आके गिरती है। ये है क्या, अटलांटिक महासागर, है ना। तो ये अटलांटिक महासागर में आके गिरती है कौन सी नदी, कांगो रिवर। ये याद रखना, यूपीएससी ने पूछ लिया था ये सवाल। और अफ्रीका के पठार, नदियाँ, पहाड़ सब यूपीएससी के फेवरेट हैं, याद रखना बात। तो कांगो रिवर जाती है कहाँ, अटलांटिक में। और ये जो अपनी एक रिवर है यहाँ जाम्बेजी, जाम्बेजी कहाँ आती है, हिंद महासागर में। हिंद महासागर मतलब अपने देश का नाम बना, तो हम जय वगैरह कौन बोलता है, हम ही बोलते हैं ना, हिंद वाले ही बोलते हैं ना, भारत वाले ही हिंद जय, ये बाबा के जय, उस बाबा के जय, ये बाबा के जय, वो बाबा के जय। इसलिए जय से आपको याद रख लेना है जाम्बेजी, जय जाम्बेजी, कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। जाम्बेजी नदी निकलती है यहाँ पे एक लिम्पोपो रिवर भी है, वो लिम्पोपो रिवर भी गिरती है कहाँ पर, हिंद महासागर में ही गिरती है। ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब ये आ गया यूरोप वाला पार्ट, है ना। इसमें मैं आपको एक यहाँ पर आप जो है करिए फोकस, यहाँ पर ये है मध्य साइबेरिया का पठार, है ना। मध्य साइबेरिया का पठार है, ये रूस में पड़ता है। ये यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है आपको। और फिर ये आ जाता है अपना चीन वाला इलाका। तो चीन वाला जो है क्षेत्र, यहाँ पर ये मंगोलिया वगैरह है। यहाँ पर देखिए तकलामकान डेजर्ट है, ये गोबी का मरुस्थल, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में पड़ता है, ठीक है। इसको जूम थोड़ा सा मैं कर लूँ और आपको बता दूँ एक बार, ये चीन जो है ना, ये बड़ा देश है पर ये पूरे पर्वत पठारों से ही घिरा हुआ देश है ना। ये देखिए यहाँ पर अल्तु निशाल पर्वत श्रृंखला पूरी, है ना। फिर यहाँ पर एक किलियनशान है, अल्तुनशान, किलियनशान, है ना। ये दातांगशान पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है अपना तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार संसार की छतरी से कहते हैं। तो ये तिब्बत का पठार जो है ना, ये पठार, इसका निर्माण भी कब हुआ था, जब अपना हिमालय का निर्माण जब हो रहा था ना, उसी टाइम इस पठार का भी निर्माण हुआ था, है ना। तो ये जो तिब्बत का पठार है, ये बहुत सारी नदियों का सोर्स है। यहाँ पर यहीं से नदियाँ निकलती है, अपनी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो आके भारत में इस प्रकार से आती है। यहीं से सिंधु नदी निकलती है, देखिए ये सिंधु नदी यहाँ से जा रही है। यहीं से सतलज निकलती है ना। और ये तिब्बत का पठार इतनी दूर में नहीं है, ये पूरा तिब्बत का पठार फैला हुआ है ऐसे, है ना। यहाँ से इरावदी नदी निकलती है, यहाँ से सेल्विन नदी जो है वो निकलती है जो म्यांमार में जाती है। मेकांग रिवर जो है वो भी यहीं से निकलती है। यूपीएससी पूछे हुए सवाल हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नदियाँ यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार से, ये आपको याद रखना है। चलें आगे। अब आ जाते हैं भारत के पठार के ऊपर, ये हमें समझना जरूरी है। तो भारत में देखिए पठार आ जाते हैं अपने,
ये है अपना बुंदेलखंड का पठार, ये मालवा का पठार है ना। ये बघेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये दक्कन का पठार है, ये इसको दक्कन वाला क्षेत्र कहते हैं। ये कर्नाटक का पठार है, ये यहाँ पर तेलंगाना का पठार है, ये दंडकारण्य का पठार है, ये शिलोंग मेघालय में है, ये है शिलोंग का पठार। ये पठार आपको याद रखने है ना। वैसे जब मैं भारत का मैप आपको पढ़ाऊंगा ना, ये आपको अभी एग्जाम्पल देने के काम आएंगे कि कौन सा पठार है। वैसे तो मैं भारत का मैप हम देखेंगे ना पूरा, तब ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये भारत की जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तभी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि ये शिलोंग का पठार है, वो इसी छोटा नागपुर का भाग है ना। ये दंडकारण्य का पठार इसका भाग है, हजारीबाग का पठार है यहाँ पर है ना, बहुत सारे पठार है, वो सब मैं आपको बताऊँगा है ना। तो ये अपना हो गया भारत के पठार। अब मैं आपको आ जाता हूँ एक और पठार जो है उसके बारे में। ये है शान प्लेटू, शान पठार, शान का पठार। ये कहाँ पर है? ये है म्यांमार क्या अपना पड़ोसी देश म्यांमार। देखिए ये है भारत की सीमा यहाँ पर, ये अपना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये अपने राज्य हैं। ये इधर त्रिपुरा है ना, ये पास में बांग्लादेश है ना। ये सितवे पोर्ट है अपना, इस मतलब ये म्यांमार का है। हाँ जी, ये शान प्लेटू है, ये है म्यांमार में। और इस शान प्लेटू में के पास से होकर दो नदियाँ गुजरती है। एक गुजरती है अपनी सैल्विन रिवर, एक गुजरती है अपनी इरावदी रिवर। ये देखिए इरावदी रिवर है, इरावदी डॉल्फिन के बारे में आपने सुना होगा। ये इरावदी नदी है, इरावदी ये इरावदी नदी सोर्स कहाँ है? इसका है तिब्बत के पठार से निकलती है। ये यहाँ पर एक साल्विन रिवर है, ये साल्विन रिवर है, ये भी कहाँ से गुजरती है? साल्विन रिवर भी ये म्यांमार से गुजरती है। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत भी है तिब्बत का पठार, इसका स्रोत है। तो साल्विन रिवर और इरावदी रिवर शान प्लेटू से होकर गुजरती है, और इसका सोर्स क्या है? तिब्बत का पठार है ना। तो आज हमने पठार के बारे में देख लिया। विश्व के जो महत्वपूर्ण पठार है ना, उनके बारे में आज हमने देख लिया। आपको याद रखना है अफ्रीका के पठार तो आपको याद रख लेना ही है। कटंगा का पठार मुख्य पठार तो वो आपको याद रखना। जोस का पठार भी अफ्रीका में ही है। इथियोपियन हाईलैंड जो है वो भी वहीं पे है ना, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। भारत में पठार का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो आपको याद रख लेना है ना। तिब्बत का पठार आपको देख लेना है। शान प्लेटू जो है म्यांमार का, वो याद रख लेना है ना। इस प्रकार से आपको ये प्लेटूस याद रखने हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर मिनरल्स बहुत सारे हमें प्राप्त होते हैं, बहुत सारी नदियाँ हमें प्राप्त होती है। मान लो अगर ये जो तिब्बत का पठार है ना, इस तिब्बत के पठार की वजह से ही हम लोगों को देखिए इतना पानी मिल पाता है। इतनी ब्रह्मपुत्र नदियाँ, सिंधु, सतलज नदियाँ वहीं से ही निकलती है। अगर तिब्बत का पठार नहीं होता तो जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगा तब भी आपको पता लगेगा कि मानसून भारत में होके गुजरता है, भारत में आता है मानसून। उसके पीछे भी कारण क्या है? तिब्बत के पठार का ही कारण है। जब तिब्बत का पठार गर्म होता है और यहाँ पर निम्न तापमान हो जाता है, इसीलिए यहाँ से जो है हवाएं भारत की तरफ आती है। दक्षिण पश्चिम में जो मानसून आता है वो है ना। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करें है ना। इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी ये वाले चैनल लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।